हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक। हमारा टॉपिक और डिस्कशन है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं और आने वाले टाइम में एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। किस तरह क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये हम समझने वाले हैं। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है, सब बातें आपको समझ में आ जाएंगी। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। देखो, इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर हमारा चैप्टर है। तो कैसे हम सीवेज का ट्रीटमेंट करने के लिए माइक्रोब्स की हेल्प लेते हैं, कैसे जो है माइक्रोब जो रोल प्ले करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट में, ये हम सीखने वाले हैं। अब देखो, सीवेज क्या होता है? जो घर से हमारे घरों से निकलता है, जो भी वेस्ट वाटर जाता है, जिस वाटर को हमने यूज़ किया पहले वो क्लीन था, प्योर था, लेकिन वो इम्प्योर हो गया, वेस्ट हो गया, क्योंकि हमने उसका यूज़ कर लिया, उसमें बहुत सारी हमने इम्प्योरिटीज़ डाल दी हैं। तो उसके बाद में वेस्ट वाटर बन गया। और वेस्ट वाटर जो है, यही अगर इसके अंदर बहुत सारी जो है इम्प्योरिटीज़ हो गई हैं, तो इसको हम सीवेज का पार्ट बना दिया जाएगा, ये वेस्ट वाटर, और ये फ्लो करके जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है, बहुत सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ वेस्ट वाटर जनरेट होता है सिटीज़ और टाउन के अंदर। इट जनरेटेड इन सिटीज़ एंड टाउन। मेजर कंपोनेंट क्या होता है? मेजर कंपोनेंट दिस वेस्ट वाटर क्या है? ह्यूमन एक्सक्रीटा। आपको पता है कि ह्यूमन एक्सक्रीटा मेजर कंपोनेंट है इस वेस्ट वाटर का। दिस म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इज नोन एज, इसी को हम क्या बोलेंगे? वेस्ट वाटर को अब हम सीवेज बोल रहे हैं, जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा भी इसका पार्ट है। सीवेज के अंदर क्या क्या होता है? और लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होगा, साथ में माइक्रोब्स होंगे। कौन से माइक्रोब? पैथोजेनिक, जो कि डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, ऐसे वाले माइक्रोब्स की जो है यहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंस होगी। और साथ में ऑर्गेनिक मैटर है। तो हमें क्या करना है? इस ऑर्गेनिक मैटर को कम करना है। तो ये वेस्ट वाटर जो है, इसका पोल्यूशन कम हो जाएगा, या माइक्रोब को हटा देंगे तो ये सेफ़ हो सकता है रीयूज़ करने के लिए। इसको हम अदर पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे वाटरिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं प्लांट्स को, या क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस पर्पज़ से हम वाटर को रिसाइकिल करने का काम करते हैं। तो सीवेज जो कि यहाँ से जो है कैरिड आउट किया जाता है सीवरेज सिस्टम के थ्रू। तो एक सिस्टम बनाया जाता है पूरे, जहाँ पे शहर के अंदर, सिटीज या टाउन के अंदर प्रॉपरली सबके जो घर होते हैं उनका पाइप के द्वारा जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे इसको हम डायरेक्टली डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं वाटर बॉडीज, रिवर्स और स्ट्रीम्स के अंदर बेटा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, बहुत सारे इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं, और साथ में माइक्रोब्स हैं। तो बिफोर डिस्पोजल क्या करना पड़ेगा? सीवेज को ट्रीट करना पड़ेगा। कहाँ पे? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, STPs इनको बोलते हैं। तो कॉमनली बड़ी सिटीज और टाउन में आप देखेंगे STPs प्रेजेंट रहते हैं, और इनका काम क्या होता है? सीवेज के वाटर को लेस पोल्यूटिंग बना देना, उनके अंदर की जो इम्प्योरिटीज उनको कम कर देना, उनको हटा देना। अब इसको मेजर करने का भी एक पैरामीटर होता है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं, कैसे हम पोल्यूटिंग कह रहे हैं किसी को, या फिर लेस पोल्यूटेड कैसे हैं। तो उसके लिए हम क्या मेजर करते हैं? कॉमनली BOD की वैल्यू मेजर करके बताते हैं कि अगर BOD की वैल्यू ज़्यादा है या कम है, उसके बेस पे हम पोल्यूशन के लेवल को डिसाइड करते हैं। ये भी हम समझेंगे BOD क्या होता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर डन बाई हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब। देखो यहाँ पे रूल बता दिया किस माइक्रोब का? हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब। जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा? हेट्रोट्रॉपिक। तो ऐसे माइक्रोब हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जो पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर वो इसको खा जाएंगे, और ऑर्गेनिक मैटर को खा जाएंगे तो ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाएगा, तो वाटर का जो है पोल्यूशन लेवल कम हो जाएगा, और पोल्यूशन लेवल कम होगा तो BOD कम हो जाएगा। क्योंकि जब हम सीवेज के अंदर जो वेस्ट वाटर था उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ने से उसका पोल्यूशन बढ़ा था, और इसी को माइक्रोब अगर खा जाएंगे, तो माइक्रोब तो नेचुरली प्रेजेंट है वाटर के अंदर जो इसको खा सकते हैं, और इन माइक्रोब का रोल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बेटा। तो नेचुरली प्रेजेंट होंगे सीवेज के अंदर, और इसलिए हमें बस क्या करना है? उसको STP या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में कुछ समय के लिए रोक देना है वहाँ पे, और उसका जैसे ही रोकेंगे तो वहाँ पे ये माइक्रोब जो है अपना काम कर देंगे, और पोल्यूशन लेवल को कम करने का काम करेंगे। देखो बेटा, जो स्टेज होती है इसके अंदर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, वो 3 स्टेज में हम डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी होती हैं? प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्सरी ट्रीटमेंट। 3 तरह की स्टेज होती हैं, जिसमें BOD लेवल के बेसिस पे हम इसको मेजर करते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में BOD बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है, ऑलमोस्ट उतना ही रहता है, क्योंकि प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो मेनली क्या करते हैं, जो फ्लोटिंग चीज़ें होती हैं या फिर जो हैवी चीज़ें होती हैं उनको हटा देते हैं। तो इसलिए ऑर्गेनिक कंटेंट पे यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं होता, तो BOD में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। स्कैनी ट्रीटमेंट में एम क्या होता है कि लेस देन 30 मिलीग्राम पर लीटर से हमारा नीचे आ जाए BOD लेवल, और BOD लेवल अगर इससे नीचे आ गया तो हमारा स्कैनी ट्रीटमेंट का ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। ये हम सैम्पलिंग करते रहते हैं, और टाइम टू टाइम चेक करेंगे, तब ही हम इस लेवल को नीचे ले पाएंगे।
टर्सरी ट्रीटमेंट, अगर हमें इस पानी को जो है पीने लायक भी बनाना है तो इसको हम जो है 10 से नीचे इसका 10 मिलीग्राम पर लीटर अगर इसका बीओडी ले आएंगे तो एक तो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मिलीग्राम पर लीटर आपकी यूनिट याद रखनी है बीओडी की। 10 से नीचे आ गया तो ये टर्सरी ट्रीटमेंट के बाद ही पॉसिबल होगा। लेकिन हमें सिर्फ क्या करना है, क्लीन करना है और तो वाटर बॉडी में उसको रिलीज़ करना है तो हम स्किन ट्रीटमेंट के बाद रिलीज़ कर सकते हैं जब बीओडी लेवल 30 से नीचे आ जाएगा। अगर टर्सरी ट्रीटमेंट हमें खुद अपने लिए यूज़ करना है तो हम कोशिश करेंगे 10 से नीचे लाएंगे टर्सरी ट्रीटमेंट करके। तो यहाँ पे एसटीपी के अंदर स्कैनी ट्रीटमेंट तक भी पॉसिबल है कि जहाँ पे उसके बाद वाटर बॉडी में रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हमें ज़्यादा यूज़ करना है पानी को खुद के लिए तो हम उसको टर्सरी ट्रीटमेंट में भी लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी का डिस्कशन ज़्यादा है, टर्सरी का एनसीईआरटी में नहीं है। टर्सरी तब करेंगे जब हमें उसको पर्सनल यूज़ के लिए लाना होगा पानी को तब। पोर्टेबल वाटर का बीओडी क्या होता है, 0 से 5 बेस्ट माना जाता है। अगर 0 से 5 के बीच में मिलीग्राम पर लीटर बीओडी है दैट इज़ बेस्ट। बीओडी क्या स्टैंड करता है, एग्जाम में क्वेश्चन ये बहुत बार आया है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बी फॉर बायोलॉजिकल, ओ फॉर ऑक्सीजन, डी फॉर डिमांड। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी है, ऑक्सीजन की डिमांड अगर ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा है, क्योंकि जो माइक्रोब वहाँ ग्रो करेंगे बेटा वो एरोबिक माइक्रोब हैं, एरोबिक हेट्रोट्रोपिक माइक्रोब। अगर ज़्यादा ऑक्सीजन ले रहे हैं इसका मतलब ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा है, ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा है तो इसलिए ज़्यादा ऑक्सीजन उनको लेना पड़ेगा उसका डिकम्पोजिशन करने के लिए जो ऑर्गेनिक मैटर वहाँ प्रेजेंट है। अगर उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर कम होगा या लेस पोल्यूटेड होगा वाटर तो वहाँ पे ऑक्सीजन डिमांड कम होगी, तो बीओडी कम होगा तो पानी का पोल्यूशन कम है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि बीओडी लेवल ज़्यादा होना अच्छा नहीं है, बीओडी लेवल कम होगा तो पानी उतना बेटर होगा। देखो बीओडी मेजर कैसे करते हैं, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज बाय द बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया एक जो लीटर है वाटर उसके अंदर कितना ऑर्गेनिक कंटेंट, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑर्गेनिक कंटेंट को कितना अमाउंट ऑक्सीजन यूज़ किया, वही हमें क्या बताएगा, बैक्टीरिया के द्वारा यूज़ किया ऑक्सीजन बीओडी बताएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो कि लेबोरेटरी में मेजर किया जाता है। बीओडी टेस्ट क्या मेजर करता है बेटा, रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ए सैंपल ऑफ वाटर। तो सैंपल ऑफ वाटर में कितना जो है अपटेक हो रहा है वहाँ पे माइक्रोब के द्वारा ऑक्सीजन का, तो इसलिए उसको मेजर किया जाता है बीओडी के लेवल पे। तो आप बता सकते हैं कि ऑक्सीजन अगर डिमांड ज़्यादा है तो बीओडी ज़्यादा होगा और पोल्यूशन ज़्यादा है, और अगर बीओडी की डिमांड कम है तो बीओडी की डिमांड बीओडी वैल्यू कम है जिसका मतलब पोल्यूशन कम था तो ऑक्सीजन कम यूज़ हुआ होगा। इनडायरेक्टली मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर, तो ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा तो पोल्यूशन ज़्यादा, बीओडी ज़्यादा, और अगर ऑर्गेनिक कंटेंट कम तो पोल्यूशन कम और बीओडी की वैल्यू कम। तो जितना बीओडी कम होगा उतना बेटर है। ये बात समझ में आ गई। अब हम देखो यहाँ पे इसकी स्टेज को समझते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट और को हम देख रहे हैं पहले, फिर सेकेंडरी को देखेंगे, फिर टर्सरी को देखेंगे। तो प्राइमरी का एक और नाम भी है, इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट। फिजिकल क्यों बोलते हैं बेटा, इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो मेथड अपनाते हैं हम सारे वो फिजिकल मेथड होते हैं, जैसे कि फिल्ट्रेशन हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया, ये फिजिकल मेथड है जो यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। अब देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट में सबसे पहला काम क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस है विच इन्वॉल्व्स रिमूवल लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल सीवेज से। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन के थ्रू ये काम किया जाता है। तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन जब करेंगे तो फिल्टर, बड़े बड़े फिल्टर लगा दिए जाते हैं और साइज़ के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे पार्टिकल्स रिमूव हो जाएंगे। तो जो एक तो फ्लोट कर रहे हैं पार्टिकल वो हट जाएंगे, और एक जो सेडिमेंट करके हम हैवी पार्टिकल को हटा सकते हैं। तो ये दोनों काम प्राइमरी ट्रीटमेंट में करेंगे हम। तो एक तो हम क्या करेंगे, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, पहले बड़े साइज़ के फिल्टर, फिर छोटे साइज़ के, फिर उससे छोटे साइज़, कैसे करते करते हम अलग अलग जगह पे जो है अलग अलग साइज़ की जो वहाँ पे इम्प्योरिटीज़ थी उनको हम हटा लेंगे, या फिर सेडिमेंटेशन करेंगे जो हैवी वाली होंगी। तो यहाँ पे टू रिमूव द फ्लोटिंग डेब्रिस, जितना फ्लोटिंग डेब्रिस उसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फिल्ट्रेशन करना पड़ता है, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। समझ गए हो गया। फिल्ट्रेशन कैसे करेंगे बेटा, देखो यहाँ पे इस तरह से मान लो पहले बड़े साइज़ के यहाँ पे फ़िल्टर लगाए हैं, फिर इससे और छोटे साइज़ वाले फ़िल्टर लगा दिए गए हैं, तो यहाँ पे और अलग साइज़ की यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ रुकेंगी, और इस पे फिर से और बहुत छोटे साइज़ वाले फ़िल्टर लगा दिए गए हैं, तो और ज़्यादा छोटे साइज़ वाले यहाँ पे रुक जाएंगी। तो ऐसा करते करते हमने क्या किया, साइज़ ऑफ फिल्टर जो है वो छोटा करते चले गए, तो बहुत छोटे छोटे साइज़ की जितनी भी इम्प्योरिटीज़ तो अलग अलग जगह पे डेब्रिस इकट्ठा हो जाएगा। अब इसमें सुपरिटेंडेंट क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज़ है उसके बाद जो बचता है, इम्प्योरिटी को हटाने के बाद जो पानी बचता है उसको क्या बोलेंगे, सुपरिटेंडेंट। वो प्राइमरी इफ्लुएंट बन जाएगा, इसका प्राइमरी इफ्लुएंट बोलेंगे। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद वो निकला है प्राइमरी इफ्लुएंट बोलेंगे। उसको आगे ले जाया जाता है प्राइमरी सेटलिंग टैंक में।
उसके पहले साथ में यहाँ सेडिमेंटेशन भी कर चुके होंगे बेटा। तो ग्रीड का मतलब था जो भारी पार्टिकल्स होते हैं, सोयल हो गया, स्मॉल पेबल्स हो गए, तो ये सारे क्या हो सकते हैं, सॉलिड, ये सेटल हो सकते हैं और प्राइमरी स्लज बन जाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्राइमरी ट्रीटमेंट में एक बड़ा सा टैंक होता है उसके अंदर जो है काम करते हैं, और इसको थोड़ा स्पीड अप करने के लिए हम एक मोटर भी लगा देते हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। तो इस बड़े से टैंक में दोनों काम होंगे, फिल्ट्रेशन भी होकर के पानी आया होगा, सेडिमेंटेशन भी हो रहा होगा। उसके बाद जो है इसको हम कहाँ भेजेंगे बेटा, स्कैन ट्रीटमेंट के लिए। तो इसके लिए उससे पहले कहाँ भेजेंगे, इसे प्राइमरी सेटलिंग टैंक में। प्राइमरी सेटलिंग टैंक में इसको हम सेटल होने देंगे। इससे जो इफ्लुएंट निकलेगा बेटा उसको फिर हम सेकेंडरी टैंक या सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए लेके जाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप क्लियरली समझ सकते हैं कि कैसे जो है सेडिमेंटेशन और यहाँ पे फिल्ट्रेशन करने के बाद जो है प्राइमरी सेटलिंग टैंक में भेजा जाएगा, और उसके बाद प्राइमरी सेटलिंग टैंक से जाएगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। तो यहाँ पे एक डायग्राम, एनसीईआरटी का ही डायग्राम देखो, यहाँ पे देख सकते हो आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट जहाँ पे दिखाया हुआ कैसे हो रहा होगा। अब हम स्कैनिंग ट्रीटमेंट को समझ लेते हैं। प्राइमरी के बाद में बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसको बोलते हैं। इसमें माइक्रोब रोल प्ले करते हैं। इसमें ऑटोमेटिक जो माइक्रोब होते हैं ना सीवेज के अंदर, वही रोल प्ले करते हैं बेटा। उसको कंडीशन दी जाती है ताकि वो अपना काम कर सकें। रोका जाता है पानी को, कुछ टाइम के लिए स्टे करवाया जाता है। देखो यहाँ पे जो सीवेज आया है उसका यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ होगा, तो प्राइमरी सेटलिंग टैंक में उसको बाद में भेजा गया, और प्राइमरी सेटलिंग टैंक से वो कहाँ चला गया बेटा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए चला गया या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए। इसमें माइक्रोब का रोल डायरेक्टली है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो सीवेज है अब वो आगे जाएगा, और यहाँ पे प्राइमरी स्लज जो नीचे बना था बेटा उसको निकालने का काम रहेगा, ताकि स्लज जो है जितना हो उसके उतना यहाँ पे रिमूव कर लिया जाए प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद। फिर इसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए इस टैंक में भेजा, जिसमें क्या किया जा रहा है, एक यहाँ पे मोटर लगा करके इसको रोटेट किया जा रहा है, और इसके ब्लेड्स लगे हुए हैं बेटा। ये जितने वो हो सकेगा ये इसको रोटेट कर करके इसमें एयर का इनफ्लो बढ़ाएगा। एयर का इनफ्लो बढ़ेगा, एयर के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन ज़्यादा आएगी और एरोबिक माइक्रोब यहाँ काम कर रहे हैं तो उनको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा, तो ऑर्गेनिक मैटर को या ऑर्गेनिक कंटेंट को ज़्यादा ऑक्सीडाइज करेंगे, तो बीओडी लेवल उतना ज़्यादा कम होगा यहाँ पे। इसलिए ऑक्सीजन के प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इम्पेलर लगा करके यहाँ पे हाई स्पीड पे रोटेट करते रहेंगे, तो ऑक्सीजन प्रॉपरली यहाँ एयर जो है प्रॉपरली मिक्स होएगी, तो ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा और बैक्टीरिया ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे, ऑर्गेनिक कंटेंट को खा जाएंगे। तो इसको यहाँ पे लगभग जो है कुछ घंटों के लिए 24 आवर या 48 आवर्स के लिए एक टैंक में रोका जाता है। ऐसे बहुत सारे टैंक होते हैं जो स्कैनिंग ट्रीटमेंट में रोल प्ले करते हैं। ये डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कितने वॉल्यूम वो वाटर को ट्रीट करने के लिए बनाया गया है। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े टैंक आपको देखने को मिलते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि बेटा इसके अंदर जो यहाँ माइक्रोब ग्रो कर रहे थे, एरोबिक हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब, उसमें बैक्टीरिया भी हैं, फंजाई भी हैं, और वो ऑर्गेनिक मैटर को खाने का काम करेंगे और बीओडी लेवल को नीचे लेके आएंगे। और बीओडी लेवल नीचे आ जाएगा तो फिर इसके लिए हमें क्या करना है कि इसको आगे भेज देंगे। जितना यहाँ से ट्रीट हो चुका होगा उस कैंडी सेटलिंग टैंक में जाएगा। इसमें से फिर क्या हुआ कि नीचे से एक हम क्या करेंगे, सेटल स्लज में दे कुछ पार्ट वापस रिसाइकिल कर देंगे, जो कि एक स्टार्टर इनोकुलम का काम करेगा, ताकि जो बैक्टीरिया माइक्रोब थे जिन्होंने काम कर लिया था और जो हम ऑर्गेनिक मैटर को खा लिया था, अब वापस से उनको रिसाइकिल करेंगे। तो नया जो यहाँ से आएगा फ्लो जो प्राइमरी एफ्लुएंट का, उसको फिर से डाइजेस्ट करने के लिए इसके ऑर्गेनिक कंटेंट को, तो ये बैक्टीरिया माइक्रोब फिर से तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जो डाइजेस्ट हो चुका था उसमें तो अब बचा नहीं था ऑर्गेनिक कंटेंट। अब नए वाले के लिए इनको वापस से रिसाइकिल किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिविटी स्लज। एक्टिविटी स्लज क्या है, जो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में जो सेटल स्लज थी उसका कुछ पार्ट वापस से हमने रीयूज़ करने के लिए भेज दिया है, उसको क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड स्लज। जो कि ऑलरेडी भूख बढ़ी हुई है, आपको पता है ऑर्गेनिक कंटेंट पहले जो था उसका कम हो गया है वाटर के अंदर, वेस्ट वाटर के अंदर। अब नए वाले में जो आएगा उसको खाने के लिए बैक्टीरिया फंजाई तैयार होंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। तो वो ऑलरेडी एक्टिव होंगे, और जो बचेगा उसको फिर यहाँ पे रिमूव कर लेंगे, और फिर जो यहाँ पे फ्लूएंट बनेगा बेटा उसको आगे यहाँ पे ट्रीटमेंट के बाद में रिवर्स या वाटर बॉडी में रिलीज कर सकते हैं, और या फिर चाहे इसको हम टर्सरी ट्रीटमेंट के लिए ले जा सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर हम फर्दर इसको जो है स्लज को और ट्रीट करना चाहते हैं, इसका बीओडी लेवल और कम करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल सकते हैं। इसमें क्या होगा, हमने यहाँ पे जो ये स्लज था इसको हमने यहाँ पे डाल दिया इनलेट में। इसके अंदर एनारोबिक बैक्टीरिया यहाँ पे जो है एनारोबिक कंडीशन में जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करेंगे, वो इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देंगे। और यहाँ पे ऑक्सीडाइज करके क्या होगा कि ऑक्सीडाइज करने के बाद में यहाँ पे एक फ्लोटिंग रूफ वाला यहाँ पे चैम्बर होगा, जिसमें बहुत सारी गैस बनेंगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अदर ऐसे मिक्सचर बनेगा।
और जो मीथेन होती है वो इनफ्लेमेबल होती है, उसको बायोगैस का काम कर सकती है, तो इसको बायोगैस की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से रिमूव कर लेंगे, क्योंकि अगर ये फ्लोटिंग है तो ये गैस बनेंगी तो ये ऊपर जाता जाएगा, और ये यहाँ पे आउटलेट लगा रखा है तो ये गैस को यहाँ पे रिमूव करने के लिए है बेटा। और जो स्पेंट स्लज होगी बेटा उसको हम नीचे से निकाल लेंगे। तो अगर हमें बॉडी लेवल बहुत नीचे लाना है तो उसके लिए हम एनारोबिक स्लज रजिस्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है जो बैक्टीरिया और यहाँ पे जो फंजाई थे उसको भी खा जाएंगे, यहाँ पे जो एनारोबिक वाले माइक्रोब हैं ये उनको भी खा जाएंगे, तो बीओडी और भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी प्रोसेस को बेटा मैंने डायग्रामेटिकली आपको समझाया, बाकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। देखो प्राइमरी एफ्लुएंट जो पास किया जाता है लार्ज एरेशन टैंक, जहाँ पे एयर को मिक्स किया जा रहा है, इनको बोल रहे हैं बेटा लार्ज एरेशन टैंक, ये वाले होते हैं। कॉन्स्टेंटली एजिटेट कर रहे हैं, वहाँ एजिटेटर लगा हुआ है, मैकेनिकली आपको दिखाया था, ये एजिटेटर लगा हुआ है, ये वाला एजिटेटर लगा रखा है, इसको एजिटेटर बोलते हैं। एयर यहाँ पे पंप की जाती है। एरेशन टैंक में क्या होता है, विग्रस ग्रोथ होती है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। यूजफुल एरोबिक हेटरोट्रॉपिक माइक्रोब, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पे ये एरोबिक माइक्रोब काम करते हैं, फ्लॉक्स बन जाते हैं। फ्लॉक्स क्या होते हैं, जो माइक्रोब ग्रो कर रहे हैं बैक्टीरिया और फंजाई, उनके मास को हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक्स, मैस लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और वो ऑर्गेनिक मैटर को खाने का काम करते हैं। जब ये ग्रो करते हैं बेटा, माइक्रोब कंज्यूम करेंगे बहुत बड़े ऑर्गेनिक कंटेंट को जो प्रेजेंट है उसके अंदर, और इसके बॉडी लेवल को सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा रिड्यूस करने का काम करेंगे। जो एफ्लुएंट होगा उसके बाद में बेटा उसको हम पास करेंगे सेटलिंग टैंक में, और सेटलिंग टैंक में क्या होगा कि बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेटिमेंट, स्लज को नीचे सेटल होने दिया जाता है, और जो सेडिमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिवेटेड स्लज। उसको स्मॉल पार्ट जो होता है एक्टिवेटेड स्लज का, वो पंप बैक किया जाता है, जैसे आपको समझाया था एरेशन टैंक में, जो कि इनोकुलम का काम करेगा नए आने वाले जो है फ्रेश जो है वॉल्यूम वाटर के लिए, प्राइमरी फ्रंट के लिए इनोकुलम का काम करेगा, और रिमेनिंग मेजर पार्ट जो होगा उसको हम कहाँ पंप कर देंगे, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। उसके बाद एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में जो जाएगा तो बेटा एनारोबिक मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, वहाँ पे मिथेन बनाने वाले बैक्टीरिया यहाँ पे काम करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, बैक्टीरिया और फंजाई को खा जाएंगे। और इस डाइजेशन में क्या होने वाला है बेटा, बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करेंगे, मिक्सचर ऑफ गैसेस जैसे कि मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस को हम क्या बोलते हैं, बायोगैस। और इनमें से मीथेन सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए जो कि इन्फ्लेमेबल भी है, इसको हम एज ए फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से भी हमें गैस मिल सकती है, बायोगैस। ये एरियल व्यू दिखा रखा है बेटा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का, जहाँ पे अलग अलग स्टेजेस में ट्रीटमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर स्कैनिंग ट्रीटमेंट जैसे ही कंप्लीट होगा, एफ्लुएंट जो सेटलिंग टैंक में आया था तो उसको फिर हम वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ कर सकते हैं, जनरली रिलीज इनटू वाटर बॉडीज़। अगर उसका बॉडी लेवल 30 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो गया है तो अब उसको रिलीज़ कर सकते हैं, अब वो हार्मफुल नहीं है। तो यहाँ पे बेटा माइक्रोब्स ने सबसे मेजर रोल प्ले किया है ट्रीट करने के लिए मिलियंस ऑफ गैलन्स। गैलन्स क्या है, यूनिट ऑफ, यहाँ पे वॉल्यूम की एक यूनिट है, गैलन्स बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए इसको यूज़ करते हैं। तो वेस्ट वाटर जो एवरीडे यहाँ पे अक्रॉस द ग्लोब रिलीज़ होता है, उस मेथडोलॉजी में जो प्रैक्टिस हो रही है ट्रीटमेंट के लिए बेटा, वो सेंचुरी या 100 साल पुरानी है। उसमें सारा मेन रोल क्या है, वे भी माइक्रोब का ही रोल है बेटा। टिल डेट कोई भी मैन मेड हम कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं बना पाए हैं जो इसको रिप्लेस कर दे, ऐसे कोई टेक्नोलॉजी हम डेवलप नहीं कर पाए हैं। अब हम आ जाते हैं टर्सरी ट्रीटमेंट, इसको बोलते हैं फिजिको केमिकल ट्रीटमेंट। यहाँ पे ये ट्रीटमेंट तब करेंगे जब हमें पर्सनल यूज़ के लिए अगर पानी को लाना है तब हम इसको यूज़ करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे बेटा, फिजिको केमिकल, फिजिकल मेथड भी और केमिकल दोनों। जैसे ये केमिकल मेथड है, क्लोरीन गैस का यूज़ करना, ओजोन गैस का यूज़ करना, ये हमारा केमिकल मेथड है। जिरकोनियम जो है यहाँ पे इस मेटल का यूज़ करना केमिकल हो जाएगा। परकुलेट सॉल्ट का ये केमिकल मेथड है। यूवी रेज फिजिकल मेथड है। रिवर्स ऑस्मोसिस फिजिकल मेथड है। तो हम फिजिकल भी यूज़ कर सकते हैं और केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं। इनको क्यों यूज़ करते हैं, आर यूज़ टू रिमूव, जैसे कि हमें यहाँ पे डीडीटी को हटाना है, पेस्टिसाइड को कम करना है, पैथोजन को, माइक्रोब को हटाना है, या ट्रबिलिटी को कम करना है वेस्ट वाटर के अंदर फर्दर जो है स्कैनिंग ट्रीटमेंट के बाद, तो हम ये इस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं या फिजिको केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, ताकि वाटर का बीओडी और फर्दर 10 के नीचे आ जाए और 0 से 5 के आसपास आ जाएगा तो और बेटर हो जाएगा। जितना आप नीचे जाएगा उतना ही बेटर होगा। तो हम टर्सरी ट्रीटमेंट अपने पर्सनल यूज़ के लिए वाटर को यूज़ करना है, तब हम इसको रिकमेंड करेंगे।
अब देख सकते हैं कि बेटा ट्रस्टेड ट्रीटमेंट होने के बाद पानी का BOD बहुत कम हो चुका होगा, तो अब जो है फर्दर उसको ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। देखो ड्यू टू इंक्रीजिंग, और बातें लिखी हुई एनसीईआरटी को मैं पढ़ रहा हूँ, ड्यू टू इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन सीवेज इज बीइंग प्रोड्यूस इन मच लार्जर क्वांटिटी देन एयर बिफोर, बढ़ता ही जा रहा है उसका क्वांटिटी। नंबर ऑफ सीवेज STP इतने जो है नहीं बढ़े हैं, लार्ज क्वांटिटी में डेवलप नहीं कर पाए हैं, क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ प्लानिंग भी हो सकता है, जहाँ पे प्लानिंग नहीं हो रही है सिटीज़ की प्रॉपर तरीके से। तो अनट्रीटेड सीवेज को डायरेक्टली डिस्चार्ज कर दिया जाता है रिवर्स में, और इसकी वजह से पोल्यूशन होता है और साथ में वाटर बोर्न डिजीज भी बढ़ते हैं। अब जैसे हमारे देश में जो है गवर्नमेंट ने कोशिश की है रिवर को क्लीन करने के लिए, रिवर एक्शन प्लान्स बहुत सारे लॉन्च किए गए अलग अलग समय पे, जो कि अभी भी चल रहे हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट इसको देखती है, MOEF जिसको बोलते हैं, जिसका ऑफिस दिल्ली में है। इन्होंने गंगा एक्शन प्लान भी यहाँ पे स्टार्ट किया था और यमुना एक्शन प्लान भी स्टार्ट किया था, गंगा को क्लीन करने के लिए, यमुना को क्लीन करने के लिए, टू सेव दिस मेजर रिवर्स ओवर कंट्री फ्रॉम पोल्यूशन से बचाने के लिए। अंडर दिस प्लान्स इट इज़ प्रपोज टू बिल्ड ए लार्ज नंबर ऑफ, इसका मेन एम क्या था, STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना, ताकि जो इंडस्ट्री है उसका जो वेस्ट है वो अनट्रीटेड डायरेक्टली इनमें रिलीज ना हो, इसलिए इनका पोल्यूशन भी होता है। अनट्रीटेड इसमें सीवेज जो होता है ट्रीट रिलीज किया जाता है, उसको ट्रीटमेंट को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे सरकार, STP बनाएंगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ओनली ट्रीटेड सीवेज जो है डिस्चार्ज हो सके, ये कोशिश की जाती है। लेकिन इसमें गंगा एक्शन प्लान को देखोगे तो 1985 से चल रहा है और अभी तक गंगा की हालत क्या है आपको पता ही है। यमुना एक्शन प्लान 1993 में लॉन्च हुआ। गवर्नमेंट ऑफ जापान से इंडिया गवर्नमेंट ने एक हेल्प ली, उन्होंने कहा कि आपकी कंट्री की जो है वाटर बॉडीज़ बहुत ही क्लीन है, रिवर वगैरह, तो उनको कैसे हम अपने देश में भी ला सकते हैं। तो इसके लिए जापान ने हेल्प करने की कोशिश की थी और 2014 में नमामि गंगा प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया, और इस प्रोग्राम का भी ये रिजल्ट आप देख सकते हो, गंगा कितनी अच्छी हो गई है। तो ये सब बातें जो है लॉन्च तो हुई हैं, और रियल इस पे एक्शन कितना हो रहा है मे भी हो सकता है आने वाले टाइम में और बेटर हो जाए, उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ अगर अपना सही से ट्रीटमेंट करके वाटर को डिस्चार्ज करेंगी तो पोल्यूशन कम हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस जितने भी यहाँ पे एग्ज़ाम में आए हैं उसमें गंगा एक्शन प्लान भी आया, यमुना एक्शन प्लान भी आया है, नमामि गंगे अभी तक नहीं आया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसके बारे में आने वाले टाइम में ज़रूर पूछा जाएगा। डेफिनेटली आप याद करना 2014 में लॉन्च किया था। उसके बाद में आपको जो बातें यहाँ पे स्कैन ट्रीटमेंट से रिलेटेड बातें जो इतनी भी हैं वो सारी याद रखनी है आपको। एनर्बिक स्लज रेस्टर के बारे में, क्योंकि यहाँ पे मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, मिथेन बनती है, ये याद रखना है। एक्टिविटी स्लज क्या होता है, जो रिसाइकिल किया जाता है स्लज, उसको एक्टिविटी स्लज बोलते हैं। इसमें बैक्टीरिया और जो फंजाई के मैस लाइक स्ट्रक्चर उसको फ्लॉक्स बोलते हैं। तो ये सब बातें आपको एग्ज़ाम में आई हुई हैं और इन्हीं सब बातों से क्वेश्चन बनता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या क्या होता है ये आपको बता देना है, इसमें क्या रिमूव करते हैं और BOD लेवल कहाँ तक आता है सेकेंडरी के बाद में, या फिर टर्सरी के बाद में कहाँ तक लाते हैं हम। तो ये BOD क्या होता है ये आ सकता है एग्ज़ाम में। तो मुझे उम्मीद है जितनी बातें हमने डिस्कस की हैं सब बातें आपको समझ में आ गई हैं। इसलिए वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द